हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त है ना? हाँ, लॉकडाउन में घर में पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग। बहुत अच्छी बात है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है। रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि ये चैप्टर चल रहा था आपका रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छी अच्छी रासायनिक समीकरण आज लेके आया हूँ। उनको बनाना बताऊँगा आपको, उनको बैलेंस करना भी बताऊँगा। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे इसको। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो केमिस्ट्री पढ़ता है, आय को हमें केमिस्ट्री पढ़नी होती है, हर फील्ड में होती है, तो वहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रियाओं का बड़ा रोल होता है। इसमें ख़ास तौर से जो कंपाउंड आएंगे उनके नाम मैं आपको बताऊंगा, तो उनको भी आपको याद करना है। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग एक लिस्ट बना लो, और जो है उसमें बहुत सारे जितने भी कंपाउंड आपको मिलते हैं उनके नाम आप लोग लर्न कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले ये इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है, क्या होता है जब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर जगह ये आता है, क्लास में हाई स्कूल से स्टार्ट हो जाता है तो आगे को आते रहता है। तो पहली समीकरण आपकी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की अभिक्रिया CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। तो सबसे पहले हमको कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम है, OH हाइड्रो ऑक्साइड, ये आपने बनाने 9th में सीखे होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगा। की अभिक्रिया को दिखाने के लिए हम प्लस लगाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। हर किसी को पता होता है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं इसको। इसके बाद ये दोनों क्या है? हमारे अभिकारक हैं। इनसे हमें उत्पाद प्राप्त होगा, यानी कि प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो अभिक्रियाएं अलग अलग प्रकार की होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो जैसे अब इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से हो रही है, तो क्या चीज बन रहा है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो कैल्शियम यहाँ पर है, एक तो हमारा कैल्शियम हो गया, दूसरा CO2 यहाँ पर है, और OH के दो मॉलिक्यूल है, यानी कि दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन है, तो कार्बोनेट यहाँ पर बन जाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज शेष बच रहा है? ऑक्सीजन दो और एक, तीन यूज हो चुके हैं। यह आपका Ca कैल्शियम एक यूज हो चुका है, तो बचा हमारे पास यहाँ पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो क्या बनता है? H2O। तो इसको क्या कहते हैं हम? जल। ये क्या चीज है ये मैं आपको बताते जाऊंगा। CaCO3, यहां पर मैं नाम भी लिख देता हूं, CaCO3 यानी कि क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है? जल है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर एक Ca है, कैल्शियम का 1 है, यहाँ भी Ca1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं हम, 2 और 2 4, यानी कि टोटल 4 ऑक्सीजन हो गई। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 + 1 4 हो गई, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2। तो इसका मतलब ये हमारी पूरी जो समीकरण है वो बैलेंस है। नेक्स्ट हम आते हैं एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड से करने पर। तो सबको पता है एल्यूमिनियम का क्या फॉर्मूला होता है? Al। दूसरा आपका आता है, ये एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है? CuCl2। ये ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। और यहाँ पर ये एरो बना दिया हमने। तो अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, Al की रिएक्शन CuCl2 से होगी। तो तब क्या होगा? Cu को प्रतिस्थापित करेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, तो Al Cu को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, तो क्या बन जाएगा? AlCl3। एल्यूमिनियम का क्लोराइड होता है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्या बना हमारा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। AlCl3 मीन्स क्या हुआ? एल्यूमिनियम क्लोराइड। प्लस अब इसमें कुछ और चीज भी बच रही है। तो क्या चीज बच रही है? एल्यूमिनियम और क्लोराइड मिल चुके हैं, बचा आपका Cu, कॉपर। तो कॉपर क्या है? रिप्लेसमेंट अभिक्रिया है, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। Al की रिएक्टिविटी ज्यादा है Cu से,
तो इसने Cu को अलग कर दिया, तो यहाँ पर आ गया हमारा Cu यानी कि कॉपर। फिर देखते हैं क्या ये बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर क्लोरीन एल्यूमिनियम एक है, इधर भी एक है, यहाँ पर Cl3 है और यहाँ पर Cl2 है। तो बैलेंस करेंगे इसको। बैलेंस करना बड़ा सिंपल है। अगर हम इसको, क्योंकि 3 और 2 ये एक मल्टीप्लाई में कहीं आते नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं 3 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो क्लोरीन हमारी बैलेंस हो गई। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम कितने हमारे पास, यहाँ पर 2 हैं और इस ओर एक ही एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉपर Cu3 है, यहाँ पर 1 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद है बेरियम क्लोराइड की क्रिया। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करानी है हमने पोटेशियम सल्फेट से। किसके साथ? बेरियम क्लोराइड की पोटेशियम सल्फेट। बेरियम का सूत्र होता है Ba, क्लोराइड क्या हो गया Cl2, बेरियम क्लोराइड। अब है पोटेशियम, पोटेशियम का होता है K और सल्फेट यानी कि K2SO4 बनता है इसका फॉर्मूला, बेरियम यानी कि पोटेशियम सल्फेट का। तो ये रिएक्शन हो गई इनकी। अब देखते हैं इसमें क्या बनेगा। ये भी उसी तरह की अभिक्रिया है, बेरियम पोटेशियम को यहाँ से हटाएगा, और यानी कि ये क्या है, ऐसी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं पहले एक बार। आप जरा सोचिए कौन सी है, Ba और SO4, और यहाँ पर पोटेशियम और क्लोरीन यानी कि क्लोराइड, तो K और यहाँ पर आ गया Cl, KCl। तो ये पोटेशियम क्लोराइड, ये कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर थी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इनके चेंज हो गया है, तो ये बन गया आपका BaSO4। अब देखते हैं बैलेंस है या नहीं। यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, यहाँ पर Ba1 है, यहाँ भी 1 है, सही है, SO4 है, सही है। तो यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Cl यहाँ पर हो गए 2, अब इस ओर भी Cl2 है, तो मेरे ख्याल से पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम यानी कि K, ब्रोमाइड हो गया आपका Br, पोटेशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन बेरियम आयोडाइड, किसके साथ, बेरियम आयोडाइड। आयोडाइड मीन्स आयोडीन से बनेगा, बेरियम आयोडाइड। तो ये बन गया बेरियम आयोडाइड हो गया, और ये पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये पोटेशियम है, ये I के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये हेलोजन है, रिएक्टिव होते हैं, और ये पोटेशियम के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका KI, पोटेशियम आयोडाइड, KI प्लस, अब बचा क्या आपका पास, Ba और Br। तो ये आपका बहुत इजीली Ba बन गया। अब Br2 क्या बनेगा, Br2। तो यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया बेरियम आयोडाइड से हुई, तो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बन गया। देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पर Br2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर I2 है, यहाँ पर 1 है, तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इसको। अब आप इसको बनाने की कोशिश स्वयं भी कर सकते हैं, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पोटेशियम 1 है, K 1 है, और यहाँ पर Br 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यही से कर लेते हैं। 2Br हो गए बेरियम। अब पोटेशियम को हमको 2 करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अब देखते हैं क्या चीज़ और बैलेंस नहीं है। Br2 हो गए, तो यहाँ भी Br2 हो गए। उसके बाद पोटेशियम यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, आयोडीन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और बेरियम यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। तो ये इस तरह से हमारी 4 रिएक्शन बैलेंस हुई। इसको आप लोग उतार सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों 4 और रिएक्शन में आपके लिए लाया हूं। जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर, जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर, जिंक क्या होता है, Zn, कार्बोनेट CO3। जिंक कार्बोनेट है, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए इसमें
ZnO कार्बोनेट है, इसको गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, ZnO प्लस, अब बचा वो निकल गया, तो हमारे पास किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो मोस्टली CO2 गैस ही निकलती है उसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ZnCO3 को गर्म किया, ZnO प्लस CO2। बताइए कैसी अभिक्रिया है, पढ़िए आपने जी, ये कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया। तो दूसरा इसमें यह है ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। उसके बाद आते हैं हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया। बताइए मैग्नीशियम क्या होता है, Mg की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत शांत एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक प्रबल अम्ल है, इसकी अभिक्रिया यदि हम आपस में करते हैं तो क्या होगा, Mg की अभिक्रिया HCl। जब भी किसी धातु पर किसी अम्ल की अभिक्रिया होती है मोस्टली तो हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होती है। तो एक तो इसमें हमारे H2 गैस रिलीज हो गई, साथ में अब मैग्नीशियम और Cl ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि Cl जुड़ने के लिए बहुत तैयार रहता है हर जगह। हाँ, तो MgCl, तो ये क्या बन जाएगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह से फिर देखते हैं, बैलेंस करना इसमें हम भूल गए थे, तो एक Zn है, CO3 ये बैलेंस हो गई थी। वैसे इसमें देखते हैं एक Mg है, इधर भी मैग्नीशियम एक है, इधर हाइड्रोजन एक है, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 हो गए। क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का क्या होता है, Ba क्लोराइड Cl2, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट से कर रहे हैं, Al2SO4। अब इसका यहां पर होल थ्राइस होता है। इसकी रिएक्शन अगर हम करते हैं तो यहां पर भी देखिए उसी तरह की रिएक्शन है सब, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया Al2SO4 से करते हैं, तो क्या बन जाएगा, Ba इसके साथ जुड़ जाएगा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है BaSO4, क्या बन गया, BaSO4। अब क्या बचा भैया इसमें, BaSO4 बचा, और यहाँ एल्यूमिनियम और क्लोरीन बचे, तो ये जुड़ेंगे तो क्लोराइड बनाएंगे, तो क्या बना, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पर सबको देखते हैं क्या है, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पर हमारे 2 एल्यूमिनियम है, और Ba यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, SO4, यहाँ पर SO4 कितने हैं, थ्राइस है, तो यहाँ पर SO4 थ्राइस है, तो यहाँ पर हम इसको थ्राइस कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, Ba को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब Cl देखते हैं, 3 2 जा 6 Cl यहाँ पर है और 6 यहाँ भी है, एल्यूमिनियम 2 यहाँ पर है और 2 इधर भी हैं, तो मुझे लगता है कि सब बैलेंस हो गए। आपको क्या लगता है, देखिए आप। उसके बाद है लोहे की कील। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा। तो लोहे की कील को, यानी कि लोहे की कील को हम लोहा ही मानेंगे भाई, कील है तो आयरन हो गया। कॉपर सल्फेट, कॉपर CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया। इसकी अगर हम रिएक्शन करते हैं तो यहां पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं। जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है नीला, कैसा रंग होता है इसका, नीला रंग होता है। और जब हम इसमें लोहे की कील को मिलाते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये रिएक्टिव है कम सक्रियता श्रेणी में। तो Fe जो है इसके ऊपर अटैक करता है और Cu को धकेल देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस क्या निकल गया इसमें से, Cu निकल गया। तो भाई अब तक तो Cu का रंग चढ़ा था इस पे, अब किसका रंग चढ़ गया, Fe का, तो ये बन गया आपका हरा। यानी कि कहने का अर्थ है CuSO4 नीले रंग का हो गया और जो FeSO4 है ये कैसे रंग का हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। तो यानी कि ये प्रश्न ऐसे भी आता है कभी आप लोगों के उसमें, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर क्या होता है, इसका वर्णन कीजिए। तो आप बताएंगे कि
आयरन को यानी कि लोहे की सक्रियता CuSO4 में कॉपर से अधिक होती है, इसलिए आयरन जो होता है कॉपर को CuSO4 के विलयन से पृथक कर देता है या रिप्लेस कर देता है और उसके स्थान पर आ जाता है, जिसके कारण विलयन CuSO4 का रंग नीले से हरा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैंने आज आप लोगों को 8 रिएक्शन कराई। इसी तरह से आप बुक के अंदर देखें, बहुत सारी रिएक्शंस होंगी, आप उनको करने का प्रयास करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। और इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं अगली वीडियो में आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।